हम वो नहीं जो वक्त के सांचे में ढल गए। हम जब भी चले वक्त के सांचे बदल गए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर। अक्सर सुनने में आता है कि भारत में कई करोड़ मुकदमे सिविल वर्ग के लंबित हैं, यानी जमीन जायदाद से जुड़े मामले। अब अगर गौर दिया जाए तो महसूस होता है कि अधिकतर पुलिस, तहसील और रजिस्ट्री विभाग की लापरवाही के कारण ही इन मुकदमों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण आज देश भर के करोड़ों परिवार किसी न किसी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं। अगर नंबर 1 कारण पर गौर दिया जाए तो रजिस्ट्री कार्यालय यानी बैनामा दफ्तर प्रथम स्थान पर ही रखा जाएगा। परंतु सिस्टम में बैनामा करने वाले उप निबंध अधिकारी, जिन्हें सब रजिस्टर भी कहा जाता है, वे केवल स्टाम्प ड्यूटी वसूलने तक ही सीमित दिखाई देते हैं। संपत्ति कहाँ है, कितनी है आदि गंभीर बिंदुओं को जांचने की जिम्मेदारी से अक्सर बचा जाता है। विभागीय लोगों से जब इस बारे में जानकारी करो तो अक्सर जवाब मिलता है कि हम किसी बैनामे को रोक नहीं सकते, केवल संपत्ति विक्रेता को उसका भुगतान अपने सामने दिलाने तक गौर दिया जाता है। बैनामे के आधार पर ही तहसील में दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया पूरी होती है। लबो-लुआब यही है कि जब तक कोई व्यक्ति बड़ी आपत्ति लेकर सामने ना आए तब तक मौज ही मौज है। और अगर किसी ने कोई विरोध किया तो भी पहले पटवारी, नायब तहसीलदार या पुलिस अपने मकड़ जाल में शिकायतकर्ता को फंसाएगी, तब जाकर मामला वर्षों बाद अदालत तक पहुंच पाएगा। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सिस्टम की ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज जिस खबर को हम आपके लिए लाए हैं वो रजिस्ट्री कार्यालय के स्टाम्प चोरी के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के मुख्यालय के करीब देश के जाने माने कॉर्पोरेट जेपी गौड़ का मूल गांव चिट्टा है। श्री गौड़ ने गृह जनपद बुलंदशहर में कई संस्थाएं स्थापित की हैं, जिनमें कई शिक्षण संस्थाओं के अलावा कई अस्पताल भी हैं। यूं तो टिहरी बांध जैसे प्रोजेक्ट बनाने वाला जेपी एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट घराना माना जाता है। बीजेपी की सरकार आने के बाद से कुछ वर्षों में देश के कई अन्य कॉर्पोरेट घरानों की तरह जेपी ग्रुप भी ढलने लगा, जिसके चलते मानुष औषधि एवं अनुसंधान लिमिटेड नामक बुलंदशहर, अनूप शहर और स्याना स्थित 3 हॉस्पिटल दिवालिया प्रक्रिया के चलते उन्हें मैक्स कंपनी को बेचने पड़े। अब करीब 1.5 साल बाद एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत चिट्टा, बुलंदशहर और अनूप शहर के हॉस्पिटल का बैनामा एक दूसरी फर्म बनाकर कराया गया, जिसमें जेपी गौड़, उनकी बेटी रेखा दीक्षित और उनके बेटे मनोज गौड़ की पत्नी डायरेक्टर हैं। अब यही बैनामा एक कड़ी मुसीबत बनकर खड़ा हो गया, जिसमें जांच करने वाले अधिकारी करीब 1,70,00,000 रुपए की स्टाम्प चोरी का आरोप कॉर्पोरेट घराने पर लगा रहे हैं। जांच के बारे में हमने बुलंदशहर के सदर रजिस्ट्रार फर्स्ट दीपक श्रीवास्तव से जब बातचीत की तो उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं। एक लेखपत्र प्रस्तुत हुआ था जिसमें एक हॉस्पिटल था, उसका विक्रय किया गया था ग्राम चिट्टा में, और नक्शे के अनुसार जैसा उन्होंने प्रलेख में तथ्य वर्णित किए थे उस तथ्य के अनुसार नियमानुसार उन्होंने इस पर स्टाम्प देता प्रदर्शित की थी, जिसके सापेक्ष प्रलेख का पंजीयन किया गया था। इस तरह निरीक्षण उपरांत कुछ कमियां उसमें पाई गई हैं, जिसके संदर्भ में प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। सर, जिस समय ये बैनामा हुआ तो क्या आपने, आपके स्टाफ ने इस बात को नहीं देखा कि भाई इसमें जो स्टाम्प लगा है वो पूरा है कि नहीं है, या इसमें जो परिसर दिखाया गया है वो किस क्षेत्र में आता है? नहीं, स्टाम्प देता का जो परीक्षण होता है, किसी भी लेखपत्र पर जो स्टाम्प देता की परीक्षण होती है, वो परीक्षण उसमें लिखित तथ्यों के आधार पर होता है। जो उनके द्वारा नक्शा लगाया गया है, जो उनके द्वारा तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं, उसके अनुसार वहाँ पे परीक्षण किया गया है और परीक्षण करने के उपरांत रजिस्ट्री की गई थी। बाकी कोई करपवंचन यदि उसमें पाया जाता है तो कुछ प्रशासनिक स्तर से उसका निराकरण किया जाएगा। सर, ये जो सारा का सारा प्रकरण है आप ही के अंडर में आता है, लेकिन बताया जाता है कि आप उस दौरान छुट्टी पे थे। नहीं, ये हमारे अंडर में नहीं आता। सदर कार्यालय में 2 कार्यालय हैं, प्रथम और द्वितीय जी। जिस क्षेत्र का बैनामा है सदर द्वितीय का बैनामा है। हाँ, सदर प्रथम का नहीं है। हाँ, परंतु अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत सदर प्रथम द्वितीय में कहीं भी बैनामा हो सकता है। जी जी। इस क्रम में लेखपत्र का पंजीयन
जब प्रस्तुत किया गया था तो उनका टोकन फर्स्ट में आया था, फर्स्ट में आने के कारण उनका पंजीयन हो गया था। जांच का अधिकार सदर द्वितीय का था, जो जांच उनके द्वारा की गई। अच्छा, उनके द्वारा जांच की गई थी। सदर। अच्छा, इसमें एक आरोप लग रहा है कि जो जिन्होंने ये बैनामा आपके एब्सेंस में किया, वैभव जी, तो कहा जा रहा है कि भाई इसमें अकेला कोई क्लर्क इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं आप छुट्टी पे थे तो आपकी हरी झंडी रही होगी। नहीं, ये तो ऐसा नहीं है कि कोई अकेला क्लर्क नहीं कर सकता। बहुत सारे जनपद में ऐसे कार्यालय जहाँ पे अकेले एक क्लर्क के बलबूते पूरा कार्यालय चलता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये कहना कि हरी झंडी रही होगी, ये सर्वथा गलत है। जी बिल्कुल। ये सरासर एक सरकारी कर्मचारी पे आरोप लगाने जैसा है, जिसका मैं खंडन करता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो मैटर आते हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, या इस पर्टिकुलर मैटर में आप खामी कहाँ, किस स्तर पे देखते हैं? देखिए, खामी का स्तर नहीं है। हमारे यहाँ पे पर डे 60-70-80 बैनामों का पंजीयन होता है। महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 800 से 900 लेखपत्र के करीब पंजीकृत होते हैं। ओके। ना तो हर लेखपत्र की जांच करना संभव है, ना हर लेखपत्र की जांच किया जा सकता है। तथापि शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में हम लोग तहसील स्तर पे अधिक से अधिक इस संरक्षण करते हैं। चूंकि संबंधित प्रकरण जो है वो उच्च राजस्व मूल्य से संबंधित था। उच्च राजस्व मूल्य के जो बड़े मूल्य के लेखपत्र होते हैं वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिए जाते हैं, जो उनके जांच का क्षेत्र होता है। तो चूंकि संबंधित प्रकरण काफी बड़े मूल्य का लेखपत्र था, वो हमारी जांच के बाहर था। तो क्या आपने ऊपर किसी बड़े अधिकारी को, डीएम को, एडीएम को, या वो तहसीलदार को? बड़े विलेखों की सूची में संबंधित लेखपत्र भेजा जा चुका था। अच्छा, आपको राइट नहीं है कि भी उसकी जांच कराएं किसी अधिकारी से, उसके नहीं, बारे वो में हमारे संज्ञान क्षेत्र, लें? वो मेरे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए उसको जांच करने का अधिकार था मेरे पास में नहीं। जी, ऐसे कितने जो बड़े बैनामे हैं तो वो आप भेजते हैं? हाँ, वो कितने हैं, महीने में कितने भेजते हैं? हर महीने बैनामों की सूची बनाई जाती है। तो किस स्तर पे नापते हो, उसका स्तर क्या? मालियत के आधार पर नापी जाती है। जो सहायक जो सहायक महानिदेशक निबंधन जनपद बुलंदशहर या स्टाम्प को कार्यालय में प्रेषित की जाती है। जी जी जी। तो ये जो मैटर अब इतने बड़े स्तर पे उछल गया है, क्या समझते हैं, ये गंभीरता से देखा जाए इसको, या ये एक कॉमन चीज़ है जो आए दिन होती है? नहीं, कॉमन चीज नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, यदि वो राजस्व के साथ कर पहुंचन करने का प्रयास करेगी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कर पहुंचन रोकने के लिए प्रत्येक कार्यालय हमेशा परीक्षण करके लेखपत्र का निष्पादन करता है। और ये कहना इसमें गलत होगा कि जानबूझ करके इसमें कर पहुंचन कराया गया है, क्योंकि लेखपत्र में ऑलरेडी कम 2.5 करोड़ का स्टाम्प पेड हो रखा है। बड़ा लेखपत्र है, बड़ी मालियत का लेखपत्र है, और ये जिलाधिकारी महोदय के प्रेषित लेखपत्रों में से एक है। इसकी सूचना जब हर माह का अंतिम डेटा तैयार होता है तो बड़े लेखपत्रों की सूचना प्रेषित की जाती है। वो सूचना हमारे यहाँ से प्रेषित है। जिला अधिकारी एक बड़ी अफसर होती हैं, उन्होंने अगर इसको उसमें अपनी जांच के दायरे में लिया है और इससे बातचीत चल रही है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारी हैं, उनको कोई खामी नजर आई होगी। नहीं, वो निरीक्षण करने का अधिकार उनको है। जिलाधिकारी महोदया को निरीक्षण करने का अधिकार है, और यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार कारक होंगे वो अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे। यदि जिसके स्तर से भी फॉल्ट होगी वो कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। इसमें कौन कौन से स्तर होते हैं? ये तो उच्च अधिकारियों का विषय, हमारा काम है केवल निरीक्षण करके रिपोर्ट देना। उस पर निर्णय लेने का काम संबंधित न्यायालय का है। सर, इसके लिए संबंधित न्यायालय से ही आप आउटपुट ले सकते हैं। हम अगर इसमें जनरली देखें तो इसमें पहले पॉइंट बनते हैं। पहला, वो व्यक्ति जिसका बैनामा है, जैसे जेपी एंड कंपनी। दूसरी बात इसमें आती है जिन्होंने बैनामा लिखा। तीसरा आता है आपने उस पर मोहर लगाई आपके डिपार्टमेंट में। तो इसमें किसकी खामी आप मानते हैं? आप मुझे एक चीज ये बताइए, आप अपना मकान बेचने आते हैं, हमारे पास प्रस्तुत करते हैं, ना तो मैं आपको जानता हूँ ना आपके मकान को जानता हूँ। जी बिल्कुल। आपका मकान 3 मंजिला बना हुआ, आप उसको 1 मंजिला में लिख के लाएंगे। मैं आप दिखा रहे हो नक्शे में कि 1 मंजिला मकान हमारा है, क्रेता कह रहा है कि 1 मंजिला मकान है, विक्रेता कह रहा है 1 मंजिला मकान है। दस्तावेज अगर प्रस्तुत होगी तो दस्तावेज उस बयान के आधार पर निर्धारित की जाती जो लेखपत्र में तत्व थी। लेखपत्र में आप लिख के ला रहे हैं कि 1 मंजिला मकान है, हम लेखपत्र का पंजीयन 1 मंजिला मकान के आधार पर करते हैं। मौके पे हम निरीक्षण करते हैं, पाते 3 मंजिला मकान है, तो उसमें कौन दोषी है? सर, इसके से अलग में एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसमें दोषी कौन है? जी बिल्कुल, इसमें जांच के बाद ही पता लगेगा। जांच के बाद ही मालूम चलेगा ना। तो जो लेखपत्र पंजीकृत हुआ तो जांच से पहले कैसे मालूम चल जाएगा कि स्टाम्प देता कितनी लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे मालूम चल जाएगा? शायद यही तो ये कहना किसी को कि इसमें आदमी शामिल हो सकता है,
सब रजिस्ट्रार ने हरी झंडी दी, जी। तब निबंधन लिपिक ने कर दिया, मैं छुट्टी पे था। ये तो कहना गलत है ना। नहीं, आरोप बिल्कुल आप आरोपी कैसे बना सकते हैं जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए, जब तक जांच पूरी ना हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आरोपी तो बना ही नहीं सकते ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। करापौंचन है सामने, अगर किसी प्रकरण करापौंचन किया है तो संबंधित न्यायालय उससे उसका हर्जाना वसूल करेगा, पेनाल्टी वसूल करेगा, स्टाम्प कभी लगाएगा। सर ये प्रक्रिया शाश्वत चली आ रही है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में देखा था कि आगरा का एक केस था जी, वहाँ किसी व्यक्ति ने ताजमहल के क्षेत्र का ही बैनामा कर दिया। जी जी। तो शायद ये कमी इसीलिए होती है कि आपके विभाग को जांच की अथॉरिटी नहीं होती, या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि बैनामे से पहले जांच कर ली जाए। नहीं, जांच की अथॉरिटी की बात नहीं। सबसे पहले तो ये डिलेमा दूर करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का मतलब क्या है। सर हमारे दर्शकों को सबसे पहला तो ये जानना जरूरी है कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का मतलब क्या है। हमारे दर्शकों को बताइए। हु आर वी, हम कौन है। जी बिल्कुल। तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, नायब तहसीलदार, उप जिलाधिकारी में क्या अंतर है। जी, आम जनमानस को ये जानना पड़ेगा। केवल रजिस्ट्री कर देने से किसी भी स्वामित्व का निर्धारण नहीं हो जाता। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है। आप केवल बैनामा करने से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो जाता, उसका टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। टाइटल तब ट्रांसफर होता है जब आप दाखिल खारिज कराते हो। अगर बैनामा करने से ही हो जाता तो आपको दाखिल खारिज कराने की जरूरत क्या थी। जी बिल्कुल। हमारा काम केवल इतना है कि कोई दस्तावेज यदि बनी है तो उसको एक विधिक आधार प्रदान कर दिया जाए। वो विधिक आधार कब प्रदान होता है, जब वो दस्तावेज रजिस्टर्ड हो जाती है। जी बिल्कुल। और ये कब से व्यवस्था है? ये व्यवस्था है सन 1908 से। जी, रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 से ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग को अधिकारी रखा गया है कि हमारा काम क्या है। हमारा काम यह है कि जो दस्तावेज प्रस्तुत होने के लिए आया, कोई व्यक्ति लेके आया दस्तावेज, उसकी जांच करना। जांच क्या करना कि वो कह रहा है कि हमने ये चीज बेची, तो हम देखेंगे कि उसका सर्किट रेट के अनुसार दर कितना है, उसका मूल्यांकन करेंगे, मालियत निकालेंगे। अब हो सकता है कि मालियत 10 रुपए की आई, बिकी 15 रुपए में, तो हम निर्धारण करेंगे कि 15 रुपए स्टाम्प लगेगा, मालियत उसमें जो भी ज्यादा हो। अब आपने प्रकरण उठाया ताजमहल बेचने का, तो रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 35 जी और रजिस्ट्रेशन मैनुअल के नियम 241 के अंतर्गत व्यवस्था है कि कब आप रजिस्ट्रीकरण से इनकार कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसमें साफ साफ लिखा है नियम 241 के अंतर्गत कि सामने वाले व्यक्ति के पास में स्वामित्व है जमीन का कि नहीं है, ये निर्धारण करना रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का काम नहीं है। इसका निर्धारण करना सिविल न्यायालय का काम है। अगर हम ये निर्धारण करने लेंगे तो हम माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो एक जो बैलेंस बना हुआ है जी, है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जी, तो उसमें हस्तक्षेप करने के लिए हम लोग को मना है। चलिए, आपने और कुछ कहना चाहते हैं सर? आप हमारे दर्शकों से या हमें कुछ बताना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सदर में लगभग मुझे 4 साल से ऊपर हो गया कार्य करते हुए, और विगत 4 साल में मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई भी आरोप, प्रत्यारोप, किसी प्रकार की कोई कंप्लेन, चाहे किसी भी माध्यम से, राजनीतिक व्यक्तिगत किसी प्रकार से नहीं रही। हाँ, एक लेखपत्र जो पंजीकृत हुआ, चूंकि लेखपत्र बड़ा है, बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप से जुड़ा हुआ है जी, तो इसमें अगर कोई स्टाम्प कमी अगर पकड़ी गई है, यदि कोई स्टाम्प कमी निरीक्षण के दौरान आती है कि स्टाम्प कमी है, तो उसका निर्णय लेना माननीय न्यायालय का काम है। और माननीय न्यायालय जो भी निर्णय लेगी वो स्टाम्प जमा किया जाएगा, पार्टी द्वारा जमा कराया जाएगा। और अगर पार्टी जमा करने नहीं करती है तो फिर अन्य जो विधिक कार्रवाई होगी वो उच्च स्तर से ली जाएगी। चलिए, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस से यही अपील करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि कृपया सत्य तथ्यों के साथ में लेखपत्र प्रस्तुत करें, स्टाम्प पूरा अदा करें, जिससे भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की नोटिस या किसी चीज का सामना न करना पड़े और आपको किसी प्रकार की दुविधा हो। जी नमस्कार। दूसरी तरफ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उपरोक्त प्रकरण में अभी जांच आंखें आनी बाकी है। कुछ सवाल जरूर हैं, जैसे स्टाम्प चोरी कैसे हुई और किसकी शह पर हुई, और क्या ये बड़ी साजिश के तहत हुई। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की घटना क्या एक क्लर्क स्तर का व्यक्ति कर सकता है? सवाल तो ये भी है कि क्या कुछ समय पहले दिवालिया होकर अपने 3 अस्पताल गंवाने वाले कॉर्पोरेट घराने ने दूसरी फर्म बनाकर अपनी संपत्ति वापसी का षड्यंत्र क्यों रचा? क्या ये मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग का भी बनकर उभरेगा? ऐसे अन्य सवालों का जवाब तो वक्त ही बताएगा। अभी इस खबर में इतना ही। आगे हम इस खबर की परतें आपसे अगली खबर में साझा करेंगे। तब तक के लिए खबर को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने विचार सुझाव कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।